नमस्कार दोस्तों, सीरीज काफी अच्छी रहने वाली है। जीके का अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। देश में कुल सड़कों की लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान कितना है? तो 1.7% राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 7 सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है वह कितने राज्यों से होकर जाती है? तो 6 राज्यों से होकर जाती है। विश्व में सबसे ऊंचाई पर कौन सी सड़क है? तो मनाली लेह जो कि भारत में स्थित है, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क है। किन राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाकर ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 संयुक्त रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाती है। ग्रैंड ट्रंक रोड वर्तमान में किस नगर के मध्य में है? तो अमृतसर और कलकत्ता के मध्य में है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। पहले ग्रैंड ट्रंक रोड कहां से कहां तक थी? तो कोलकाता से लाहौर तक थी। राष्ट्रीय राजमार्ग किसे जोड़ते हैं? तो व्यापार केंद्र और राज्यों की राजधानी को जोड़ते हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण राजमार्ग एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं? तो झांसी प्रश्न का सही उत्तर है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो यह सड़कों से संबंधित है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? तो इसे सदाए सरहद नाम दिया गया है। भारत के किस राज्य में कच्ची सड़कें सबसे अधिक है? तो उड़ीसा सही उत्तर हो जाएगा। काराकोरम राजमार्ग किसे जोड़ता है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 की लंबाई कितनी है? तो लगभग 1226 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 की लंबाई कितनी है? तो लगभग 2369 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कहां से कहां तक जाती है? तो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या से जवाहर सुरंग स्थित है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A पर जवाहर सुरंग स्थित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जिन राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा 4 महानगरों को जोड़ा जाता है उनकी कुल लंबाई कितनी है? तो यह 5846 किलोमीटर की है। सड़क निर्माण में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो प्रश्न का सही उत्तर है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 1960 में की गई थी। महबूब उल हक के सहयोगी कौन थे? तो AK सेन तथा सिंगर हंस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन कब किया गया? तो 1990 सही उत्तर है। मानव विकास सूचकांक में कौन से सूचकांक शामिल किए जाते हैं? तो जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक और सकल घरेलू उत्पाद सूचकांक शामिल होते हैं। आर्थिक समृद्धि दर क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर आर्थिक समृद्धि दर से संबंधित है। आर्थिक विकास दर क्या है? तो निबल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर आर्थिक विकास दर कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? तो कृषि तथा पशुपालन, वनोद्योग, लठ बनाना, मछली पालन और खनन और उत्खनन। यहाँ पर लट्ठे बनाने इमारती लकड़ियों से संबंधित जानकारी है। भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? तो परिवहन और संचार आता है। व्यापार, होटल, जलपान गृह, बैंक, बीमा, स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व, व्यावसायिक सेवाएं, सार्वजनिक सेवाएं और अन्य सेवाएं ये तृतीय क्षेत्र में आती हैं। 1950-51 से 1990-91 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या थी? तो 4.1% थी। 1991-92 और 2011-12 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या रही? तो 6.9% रही। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो सोवियत संघ के मॉडल पर आधारित है। आर्थिक नियोजन की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो सोवियत संघ को जाता है। सोवियत संघ में पहली बार प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1928 में शुरू हुई थी। भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर विश्वेश्वरैया को दिया जाता है। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया विश्वेश्वरैया सर ने लिखी है। आर्थिक नियोजन से संबंधित बम्बई योजना कब सामने आई? तो जनवरी 1944 में आई। बम्बई योजना कितने वर्षीय थी? तो यह 15 वर्षीय योजना थी। मूलतः साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित जन योजना का सृजन किसने किया था? तो MN राय ने किया था। 10 वर्षीय जन योजना कब प्रस्तुत की गई? तो 1944 में प्रस्तुत हुई थी। गांधी जी के आर्थिक दर्शन पर आधारित गांधीवादी योजना को कब प्रस्तुत किया गया? तो 1944 में प्रस्तुत किया गया। गांधीवादी योजना का सृजन किसने किया था? तो मन्ना नारायण ने किया था। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित हुई थी? तो 1948 में घोषित हुई थी। औद्योगिक विकास और नियमन अधिनियम कब पारित किया गया, जिसका उद्देश्य उद्योगों का नियोजन और विकास नियमन करना था? तो यह 1951 में पारित हुआ था।
अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना के मुख्य उद्देश्य वाली सर्वोदय योजना का प्रकाशन कब हुआ? तो यह 30 जनवरी 1950 से शुरू हुई। सर्वोदय योजना का विकास किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। कोलंबो योजना की अवधारणा क्या थी? तो 1951 से 1957 तक की अवधि थी उसकी। योजना आयोग किस तरह की संस्था है? तो अर्ध संवैधानिक राजनीतिक संस्था है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो डोमर हेराल्ड डोमल समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? तो 1951 से 1956 तक की। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो 1956 से 1961 तक का था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महान लोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई? तो राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई थी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और चितरंजन लोकोमोटिव की स्थापना के किस योजना के दौरान हुई? तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? तो 1961 से 66 तक रही। तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्त बनाना था। किस पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण 3 वर्ष तक योजना अवकाश रहा? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना सही उत्तर हो जाएगा। वार्षिक योजनाएं किस वर्षों में लागू की गई थी? तो 1966 से 69 के बीच में लागू हुई थी। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ हुआ? तो किसी भी योजना के दौरान हरित क्रांति शुरू नहीं हुई थी। कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ 1966 से 67 योजना अवकाश के दौरान हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 69 से 74 तक की थी। चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह ओपन कॉन्सिस्टेंसी मॉडल पर आधारित थी। ओपन कॉन्सिस्टेंसी मॉडल किसने तैयार किया था? तो अशोक रुद्र और एलन एस मात्रे ने तैयार किया था। चौथी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, एमआरटीपी अधिनियम तथा बफर स्टॉक की अवधारणा किस योजना के दौरान? तो यह चौथी वर्षीय योजना के दौरान लागू हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो 1969 में किया गया। गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 74 से 79 तक की थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? तो 78 में समाप्त हो गई थी। किस सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दिया था? तो जनता पार्टी की सरकार सही उत्तर है। जनता पार्टी द्वारा सरकार पेश छठी पंचवर्षीय योजना का नाम क्या दिया गया? तो अनवरत योजना सही उत्तर हो जाएगा। रोलिंग प्लान को भारत में लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डीटी लकड़ावाला को दिया जाता है। किस सरकार ने देश भर में विकेंद्रीकृत योजनाएं नियोजन की अवधारणा को लागू किया? तो जनता पार्टी सही उत्तर हो जाएगा। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई? तो 78 से 83 निश्चित की गई थी। भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान सही उत्तर है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई? तो 1770 में हुई थी। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो 1806 में हुई थी। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब हुई थी? तो 1840 में हुई थी। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी? तो 1843 में हुई थी। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल को आपस में विलय करके किस बैंक की स्थापना हुई? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1921 में हुई। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1955 में किया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नया नाम क्या दिया गया? तो इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में हुई थी। भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? तो अवध कमर्शियल बैंक था। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी। पूर्ण रूपेण भारतीयों को पहला बैंक कौन सा था? तो पंजाब नेशनल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना कब शुरू किया था? तो 1 अप्रैल 1935 से शुरू किया था। भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित कब किया गया? तो 1949 में पारित हुआ था। 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1980 में किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंक क्या होते हैं? तो वह अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर निजी बैंक में बैंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई? तो निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने के लिए नरसिम्हन समिति ने अवधारणा प्रस्तुत की थी। देश का पहला तैरता एटीएम कहाँ है? तो यह कोच्चि में स्थित है। बैंकों के ग्राहकों को शिकायतों का निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू हुई? तो 14 जून 1995 सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने कब तक पाकिस्तान के लिए एक भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया? तो 30 जून 1948 तक। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक गवर्नर के अलावा कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिकतम किस मूल्य वर्ग तक के बैंक नोट जारी कर सकता है? तो 10,000 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम किस वर्ग मूल्य तक के सिक्के जारी कर सकता है? तो 1,000 सही उत्तर हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो 3 फरवरी 1995 सही उत्तर हो जाएगा। उस दर को क्या कहते हैं जिस दर पर केंद्रीय बैंक प्रथम श्रेणी तथा अनुमोदित हुंडियों को जमानत के आधार पर देश में वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है? तो वह बैंक दर कहलाती है। प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमा का एक निश्चित अंश भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद के रूप में रखना अनिवार्य है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।